बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12 वेव्स एंड साउंड। इट इज सेशन नंबर 4 फ्रॉम बुक पेज नंबर 241. Today we will study how sound is produced, propagation of sound waves, and then some characteristics of sound such as loudness, pitch, echo, reflection of sound, and audible frequency range. What is audible frequency range for sound? Okay, let's start our session number 4. Now our first topic is sound, how sound is produced, and then propagation of sound waves. हम इजीली कह सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, और उसके लिए हम इजीली एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि साउंड वाइब्रेटिंग बॉडी से कैसे प्रोड्यूस हो रही है। एक मेटेलिक वेसल लें और उसको हम अगर स्पून से स्ट्राइक करें तो एक तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, दूसरा उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वेसल पे वो इजीली हम अपना हाथ उस पे रख के फील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम चेक करें कि साउंड की प्रोडक्शन और उसकी प्रोपेगेशन के लिए कौन सी चीजें जरूरी है, तो एक तो वाइब्रेटिंग बॉडी हो गई, फिर एक मटेरियल मीडियम, एक मीडियम का होना जरूरी है साउंड वेव्स को, उन वाइब्रेशंस को जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं हम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और नंबर 3 जाहिर है एक रिसीवर होगा, वो हम अगर ह्यूमन है तो उसके लिए ईयर होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें साउंड की प्रोपेगेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। वाइब्रेटिंग बॉडी तो हमने चेक कर ली, अब हम मटेरियल मीडियम के लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि कैसे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होगी। सबसे एक हमने जार लिया और उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल, जो आम बेल होती है, उसको हैंग किया और उसके मुंह पे कॉर्क लगा के उसमें से उसके वायर्स को बाहर निकाल दिया, कॉर्क हमने बंद कर दिया। अब जब हम इस बेल को ऑन करेंगे तो हमें आवाज सुनाई देगी, यानी उसके अंदर जो जार के अंदर जो एयर थी उसने वो जो वाइब्रेशंस हैं मॉलिक्यूल्स के थ्रू हम तक पहुंचाई। एयर के थ्रू वो वाइब्रेशन उन मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल करके हम तक पहुंचे। अब अगर हम किसी एग्जॉस्ट पंप के थ्रू इस जार को वैक्यूम कर दें, यानी इसमें से एयर निकाल दें, एक वैक्यूम प्रोड्यूस कर दें, तो हमें जो बेल की आवाज है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि साउंड के लिए एक मीडियम का होना जरूरी है। इससे पता चला 2-3 चीजें चाहिए, वाइब्रेटिंग बॉडी, मटेरियल मीडियम, और नंबर 3 उसके लिए एक मीडियम का होना जरूरी है और एक रिसीवर होगा। उसके बाद ऑडिबल साउंड वेव जो है वो ह्यूमन ईयर कैन हियर 20 हर्ट्ज till 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसके ऊपर और नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। हाँ, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुई अभी हमने देखा कि जब भी हम बात भी करेंगे तो हम वाइब्रेट एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देंगे, वो वाइब्रेशन हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट करके आवाज हमें सुनवाएगा। इसको एयर वाइब्रेशन को एयर पार्टिकल से हम तक पहुंचाया, इसका मतलब ये है कि मीडियम का होना जरूरी है। जो सॉलिड, लिक्विड या गैस होगा मीडियम, वो हम तक आवाज को वाइब्रेशन को पहुंचाएगा पार्टिकल्स के थ्रू। लेकिन अगर कोई मीडियम ही ना हो, फॉर एग्जांपल स्पेस है, तो वहां साउंड नहीं होगी। उसके लिए एक्सपेरिमेंट हमने किया और हमने देखा कि जब भी वैक्यूम होगा तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है साउंड को ट्रेवल करवाने के लिए। फिर फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को हमारा ह्यूमन ईयर डिटेक्ट करता है। इससे नीचे इंफ्रासोनिक वेव्स और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं।
तो जब भी यानी अगर कोई सिंपल पेंडुलम भी मूव वाइब्रेट कर रहा है तो हमें क्यों आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत लो है, जो कि हमारा ह्यूमन ईयर उस पर वाइब्रेट, ह्यूमन ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट हमारे कान का नहीं करता, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं करते फ्रीक्वेंसी को। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने के लिए सबसे आसान, और सबने ये एक्सपीरियंस कर रखा है कि जब भी थंडर स्टॉर्म होता है यानी बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, कोई तूफान आता है, तो हमें सबसे पहले चमक दिखाई दे जाती है, आसमान पे बिजली की चमक दिखाई देती है, और उसके थोड़ी देर बाद हमें बादल के गरजने की आवाज सुनाई देगी। इससे ये पता चला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो इसको इजीली मेजर किया जा सकता है। क्या होती है वेलोसिटी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ साउंड। पर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने, साउंड वेव ने, वो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड कहेंगे, और इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये थंडर स्टॉर्म वाला तो हमने एक्सपेरिमेंट को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे? कि हमने 2 स्टेशन चूज किए, यानी 2 पॉइंट बना लिए और उनको पॉइंट ए पॉइंट बी का नाम दिया, और यहाँ पर दोनों जगहों पे हमने 2 पर्सन्स को खड़ा किया स्टॉप वॉच देके। अब जब स्टेशन ए पे एक गन फायर होगी और जो स्टेशन बी पे या स्टेशन 2 पे जो शख्स खड़ा है वो, उसके हाथ में एक स्टॉप वॉच होगी, और वो जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट, जब गन चलेगी तो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग होगी वहां पे, तो वो उसको देखकर स्टॉप वॉच को ऑन कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही उसे आवाज सुनाई देगी उस गन बुलेट फायर होने की, स्टॉप वॉच को बंद कर देगा। आगे स्लाइड में देखते हैं कि हम कैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड। हमें मालूम है वेलोसिटी इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। s क्या है? दोनों स्टेशंस के दरमियान डिस्टेंस, स्टेशन 1 और 2 के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 किलोमीटर लिया, ठीक है, और टाइम क्या है? यहाँ पे टाइम जैसे ही फ्लैश देखी, चमक देखी थी स्टेशन 1 पे गन फायर होने की, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया गया था, और स्टेशन 2 पर जब साउंड सुनी गई उसकी, तब स्टॉप वॉच को बंद किया था। तो ये वो टाइम है जो आवाज ने लिया है स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक ट्रेवल करने में। इस टाइम को हम रखेंगे फॉर्मूला में, जितने भी वो सेकंड्स या मिनट होंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक एरर आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में कई चीजें आ जाती हैं, लाउडनेस हो गई, विंड डायरेक्शन हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया। तो अब अगर विंड डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट चल रही है साउंड के ट्रैवलिंग के, तो हमें आवाज कम सुनाई देगी। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में अगर विंड ब्लो कर रही होगी तो हमें आवाज ऊंची सुनाई देगी, और आवाज की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर विंड ब्लो कर रही होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी अगर स्टेशन 2 से 1 की तरफ चल रही है तो विंड, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई साउंड की ट्रेवलिंग के, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी और आवाज सुनाई भी कम देगी। तो इस सूरत में ये करेक्शन के जब ये एरर आ रहा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले स्टेशन 1 पे फायर करेंगे और स्टॉप वॉच से आवाज सुनने पे टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिर स्टेशन 2 पर हम यही एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से गन फायर की जाएगी।
और स्टेशन 1 पर उसका टाइम नोट किया जाएगा। और फिर जाहिर है एवरेज या मीन हम कैसे निकालते हैं, हम दोनों टाइम को कैलकुलेट करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मीन टाइम आ जाएगा। ठीक है, एवरेज टाइम आएगा t = t1 + t2। t1 होगा स्टेशन 1 का टाइम, t2 होगा स्टेशन 2 का टाइम। इजीली हमें सबको मालूम है कि हम करेक्शन कैसे करते हैं एरर, तो उससे फिर हमारे पास एक टाइम आ जाएगा और हम इधर पुट इन करके अपनी इस वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होगी डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 330 मीटर पर सेकेंड मेजर्ड है। इनको ये मेजर्ड क्वांटिटीज है। Velocity of sound in air at 0 degree centigrade is 330 meter per second. Velocity of sound in water is 1450 meter per second. और आयरन में, यानी अब आपने देखा कि एयर है और फिर लिक्विड है वाटर और फिर ये सॉलिड है आयरन। ठीक है, आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड है। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और किस पे फर्क पड़ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कब बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। एयर में सबसे कम है, लिक्विड में उससे ज्यादा है और सॉलिड में आयरन में उससे ज्यादा है। The topic is characteristics of sound and it is on book page number 246. We all hear different types of sounds around us. Some of them are sounds from a piano or a sitar, and some birds are chirping around us, and sometimes we hear a crow crowing or some trucks or road rollers rattling around us. Some voices are pleasant to hear. हम उन्हें म्यूजिकल साउंड कहते हैं और कुछ आवाज़ों को हम नॉइज कहते हैं। तो इस नॉइज और म्यूजिकल साउंड में फ़र्क क्या है? तो म्यूजिकल साउंड्स जो हैं उनमें वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जबकि नॉइजेस जो हैं उनमें एकदम से एब्रप्ट चेंजेस होंगे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में, जबकि म्यूजिकल साउंड में रेगुलरिटी होगी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की। जबकि नॉइज में बिल्कुल एकदम से कभी वो लाउड होगा, कभी कोई दूसरी साउंड हमें सुनाई देगी, तो एब्रप्ट चेंजेस होंगे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी में। इसके अलावा जो है म्यूजिकल साउंड है वो हम उसको हमेशा नोट डाउन करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या हैं, तो वो म्यूजिकल साउंड को हम लेते हैं। अब उसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं साउंड की, म्यूजिकल साउंड की, वो आ जाती है लाउडनेस, पिच और नंबर 3 पे क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या चीज है? Loudness of sound depends upon the intensity of the sound waves. ठीक है, कि कितनी इंटेंसिटी थी साउंड वेव की वो लाउडनेस पर डिपेंड करती है। अब हम इसमें अगर देखें कि इसकी डेफिनेशन को, तो इंटेंसिटी इज एनर्जी ट्रांसफर बाय साउंड वेव्स पर सेकेंड यूनिट एरिया perpendicular to the direction of propagation of sound. इसको हम loudness कहेंगे। Loudness enables us to distinguish between a faint or a loud noise. कोई भी हल्की या तेज आवाज में हम फर्क करते हैं loudness को देखकर। तो अब ये loudness भी आगे डिपेंड करती है चंद दूसरे फैक्टर्स। For example, number 1, amplitude of vibrating object. So, number 2, area of vibrating object.
और नंबर 3 पे आता है डिस्टेंस बिटवीन साउंडिंग बॉडी एंड द लिसनर, यानी एक तो ये कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है वाइब्रेटिंग बॉडी का, नंबर 2 वो कितने बड़े एरिया पे इफेक्ट डाल रही है, और नंबर 3 लिसनर यानी जहां तक आवाज पहुंच रही है और जहां पे आवाज बन रही है, क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उनके दरमियान डिस्टेंस पर भी लाउडनेस डिपेंड करती है। First of all, the amplitude of motion of vibrating body. ये इसमें क्या इफेक्ट आता है लाउडनेस का, लाउडनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी अब अगर हम किसी भी ड्रम को जोर से हिट करें तो हम उस केस में साउंड बड़ी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और अगर हम उसको हल्के से स्ट्रक करेंगे ड्रम को तो हल्की साउंड प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये कि एम्पलीट्यूड पर द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द लाउडर द साउंड प्रोड्यूस। नंबर 2, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब इस पर यह है कि हम loudness increases with the increase in area of vibrating body। अब अगर हम इसको देखें कि हमारे एक घर की बेल है, वो कैसे एक मीडियम आवाज में बज रही होती है, इसी तरीके से एक स्कूल बेल होगी तो वो एक बड़ी साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी एक हाउस बेल की, हमारे घर की बेल की निस्बत से, अगर हम दोनों को कंपेयर करें। इसी तरीके से अगर हम एक छोटे जो घर में आमतौर पे बजाया जाता है ढोल, उसको देखें और एक बड़े ड्रम को, कि दोनों की आवाज में क्या किस चीज का फर्क आ रहा है, कि वो जो एरिया है जिस पे वो हम स्ट्राइक करते हैं स्टिक से, वो ढोल की सूरत में वो छोटा एरिया है, और ड्रम पर अगर स्ट्राइक करेंगे किसी ड्रम पर स्ट्राइक करेंगे किसी स्टिक की मदद से तो उससे आवाज बड़ी प्रोड्यूस होगी, यानी एरिया जिस पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, किसी हिट कर रहे हैं किसी चीज से, वो एरिया वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का बड़ा है तो लाउड साउंड भी लाउड प्रोड्यूस होगी। नंबर 3, डिस्टेंस बिटवीन साउंडिंग बॉडी एंड द लिसनर। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि लाउडनेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द साउंडिंग ऑब्जेक्ट एंड द लिसनर, कि जब भी जहां पे आवाज प्रोड्यूस हो रही है हम उससे दूर जाते जाएंगे तो वो आवाज हल्की होती जाएगी, और जितना हम जहाँ पे आवाज प्रोड्यूस हो रही है, जहाँ पे ड्रम, फॉर एग्जांपल किसी हम ड्रम को बीट कर रहे हैं, जब हम उसके पास खड़े होंगे तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी, ऊंची आएगी, लेकिन जब हम दूर जाते जाएंगे तो उसकी आवाज हल्की होती जाएगी। इसी तरीके से विंड डायरेक्शन भी लाउडनेस ऑफ साउंड पर इफेक्ट डालती है। इसी तरीके से अगर हम आवाज जो है वो लाउडर प्रोड्यूस होगी अगर विंड भी उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है जहाँ पे हम जिस तरफ से हम आवाज लगा रहे हैं या कोई किसी चीज को बीट कर रहे हैं और विंड भी उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, तो साउंड जो होगी वो लाउडर होगी और साउंड हमें फेंट सुनाई देगी अगर जो विंड उसके ऑपोजिट चल रही हो। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ द मीडियम ये भी असर डालती है। जो मीडियम की डेंसिटी है, लाउडनेस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जितना डेंसर मीडियम होगा उतनी लाउड आवाज होगी। डेंसिटी ऑफ द मीडियम, अगर हम तक आवाज जिस मीडियम के थ्रू आ रही है वो मीडियम डेंसर है तो लाउडनेस भी इंक्रीज्ड होगी, और अगर मीडियम की डेंसिटी लोअर है तो लाउडनेस भी साउंड की कम होगी, डिक्रीज्ड होगी। इसी तरह से विंड डायरेक्शन, अगर लाउडनेस इंक्रीज्ड होगी अगर विंड की डायरेक्शन जो है वो साउंड जहां प्रोड्यूस हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो। इसी तरीके से
लाउडनेस डिक्रीज होगी अगर विंड डायरेक्शन उसके ऑपोजिट चल रही हो। इसको ऐसे समझ लें कि किसी सीजन में हम तक अजान की आवाज कम आ रही होती है और कभी एकदम वो लाउड होती है। तो जब भी लाउड स्पीकर जहाँ लगे हैं उसी डायरेक्शन में विंड चल रही है तो आवाज हम तक लाउडनेस इंक्रीज होती है, और जब विंड डायरेक्शन उसके ऑपोजिट चल रही हो जहाँ से लाउड स्पीकर लगे हैं, अजान आवाज प्रोड्यूस हो रही है, तो फिर वो आवाज हम तक हल्की पहुंचती है। नाउ नंबर 2, पिच। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच अ श्रिल साउंड can be distinguished from a grave one is known as the pitch of the sound. अब इस पर फ्रीक्वेंसी असर डालती है, ठीक है। pitch of the sound depends upon the frequency of the sound. The greater the frequency, the higher the pitch, and smaller the frequency, lower will be the pitch. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी हायर पिच है तो वो श्रिल साउंड है, और जब लोअर फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुन रहे हैं हम तो वो ग्रेव साउंड है, ठीक है। नंबर 3, क्वालिटी, जैसे टिम्बर या टोन भी कह सकते हैं। नाउ क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि ये हम इजीली किसी भी साउंड की क्वालिटी या टिम्बर को हम देखकर कह सकते हैं कि ये सुनकर कह सकते हैं कि ये डिफरेंट पर्सन्स की साउंड है, ठीक है। तो हम एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसकी वजह से हम फर्क देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहीं अगर प्ले हो रहे हैं एक साथ तो हम उनकी क्वालिटी या टिम्बर को देखकर कह सकते हैं कि ये कैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इको एंड इट इज ऑन बुक पेज नंबर 248. द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस is called an echo. इको कब बनती है? जब आवाज किसी भी सरफेस से टकराकर वापस पलट के आएगी और हमें वो सुनाई देगी। जाहिर साउंड है, हम उसको रिफ्लेक्शन उसकी हम सुन सकेंगे, उसको इको कहा जाता है। इको बनने के लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? टाइम लिमिट है इसकी कि हमारा ह्यूमन ईयर जो है उसमें जो सेंसेशन ऑफ साउंड है, अगर कोई आवाज प्रोड्यूस हुई और वो हमारे कान में 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक, यानी 1 सेकंड कितना शॉर्ट है और उसका भी 10th पार्ट 1/10 ऑफ ए सेकंड तक परसिस्ट करती है वो, और उसके दरमियान ही दूसरी आवाज पहुंच जाती है इसी टाइम लिमिट के दरमियान, तो वो दोनों आवाजें मर्ज हो जाती हैं, वो सेपरेटली सुनाई नहीं देगी। हमने क्लैप किया बिल्कुल एक ही कमरे में, बहुत कम डिस्टेंस है, वो 1/10 सेकंड के अंदर अंदर हम तक वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई, हमें वो अपनी आवाज क्लैपिंग की दोबारा नहीं सुनाई दी। लेकिन इको कब बनेगी, ये क्लैपिंग की साउंड दोबारा कब सुनाई देगी हमें? जब ये जो टाइम ड्यूरेशन है 1/10 ऑफ ए सेकंड है, इससे रिफ्लेक्शन का टाइम 1/10 ऑफ ए सेकंड से ज्यादा हो जाएगा या इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब इको प्रोड्यूस होगा। अब इसके लिए अब एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ऑब्जर्वर है यहाँ पे, एक पर्सन है यहाँ खड़ा हुआ, इसने क्लैप किया और वो उसने 1/10 ऑफ ए सेकंड के बाद उसने अपनी क्लैपिंग की साउंड दोबारा सुन ली। ये हार्ड ऑब्स्टेकल है, कोई हिली एरिया है या माउंटेन आप कह लें, यहाँ पर इससे टकराकर आवाज रिफ्लेक्ट हुई और उस पर्सन ने अपनी क्लैपिंग की आवाज सुन ली। अब टाइम कितना होगा? 1/10 ऑफ ए सेकंड से ज्यादा या उसके इक्वल होगा। अगर इसके कम होता तो क्या होता? कोई इको बनती? नहीं, इको नहीं बनती, क्योंकि वो 1/10 ऑफ ए सेकंड के इस हिस्से में अंदर अंदर वो हमारे कान तक परसिस्ट कर रही है, मिल गई तो वो पुरानी क्लैपिंग की साउंड से मिल गई, हमें इको नहीं सुनाई दी।
अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक पर्सन यहाँ पे है, इसने अपनी क्लैपिंग की साउंड दोबारा से सुन ली, इको सुनी उसने, तो उसमें टाइम कितना हुआ, 1/10 ऑफ ए सेकेंड होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना होगा इस ऑब्जर्वर और इस ऑब्स्टेकल के दरमियान, इट विल बी 2D। डिस्टेंस डबल क्यों होगा, ट्वाइस क्यों होगा, देखें एक डिस्टेंस तो हुआ कि यहाँ ऑब्जर्वर ने अपनी आवाज क्रिएट की, प्रोड्यूस की, और वो उसने डिस्टेंस कवर किया, एस कवर किया, ऑब्स्टेकल तक पहुंची, फिर वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर दोबारा आई, यानी उसने डबल डिस्टेंस कवर किया है, ट्वाइस द डिस्टेंस हो गया, उसका डबल हो गया डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो s है वो है 2D के इक्वल। नाउ वी नो दैट s इज इक्वल्स टू vt, वेलोसिटी है, वी नो दैट वेलोसिटी इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 1/10। तो हमारा जो डिस्टेंस निकला इस ई को सुनने का वो है 17 मीटर, ठीक है। तो ई को डिस्टेंस जो इस आवाज ने कवर किया है 1/10 ऑफ ए सेकेंड से ज्यादा में, तो वो कितना था, 17 मीटर था। अच्छा, अब इसकी इको जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं, अपनी ले सकते हैं बुक पेज नंबर 250 पे। यहाँ पे है विस्परिंग गैलरी इन थट्टा, ठीक है, और स्टेथोस्कोप, ये एग्जांपल्स हैं या हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, या इजीली यू कैन रीड फ्रॉम बुक पेज नंबर 250 एंड 251। विस्परिंग गैलरी इन शाहजहां मॉस थट्टा, वो क्या एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, कि वहां पर साउंड प्रोड्यूस की जाती है और वो दूसरी जगह पे क्लियरली सुनाई दी जा सकती है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ स्टूडेंट्स, it is topic reflection of sound wave and interference of sound from book page number 250 and 251. बिहेवियर ऑफ वेव्स में हम ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो क्योंकि साउंड भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जाम्पल है, तो जाहिर है ये भी साउंड वेव में भी रिफ्लेक्शन भी फिनोमेना होगा और इंटरफेरेंस भी होगा। तो दोनों को हम कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों को हम कैसे समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जब भी साउंड वेव किसी सरफेस से टकराएगी वो रिफ्लेक्ट होगी और टर्न बैक होगी, और वहां पर रिफ्लेक्टेड साउंड वेव बनेगी, और उस रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के नतीजे में हम इको सुनते हैं। अभी हमने इको पढ़ा प्रीवियस टॉपिक में, वो क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की एग्जांपल थी कि अगर एक सेकंड के 10वें हिस्से के बाद 1/10 ऑफ ए सेकंड के इक्वल या आफ्टर कोई साउंड हमारे रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे कान तक पहुंचेगी तो वो इको होगी। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की इंसिडेंट वेव भी होगी और रिफ्लेक्टेड वेव भी होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो और इसके नतीजे में हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम इको की एग्जाम्पल लेंगे। और साउंड इसी तरह से मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे भी बताया था कि पेज नंबर 250 पे बड़ी अच्छी इसकी एग्जाम्पल दी गई है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, शाहजहां मॉस थट्टा की। एक और एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की, विस्परिंग ट्यूब्स हैं और स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप में कैसे हम एक हार्ट की जो हार्ट बीट है या इनहेलिंग और एक्सहेलिंग साउंड है लंग्स की, वो हम सुन लेते हैं। और ये कैसे होता है कि जो नैरो फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है स्टेथोस्कोप के साथ, वो साउंड वेव को हमारे कान तक रिफ्लेक्शन के थ्रू पहुंचाती है, ठीक है, और हम उसको सुन सकते हैं। इसी तरह से इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव फिनोमेना में हमने पढ़ा था कि कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इसी तरह से साउंड वेव में भी इंटरफेरेंस होगा कि जब दो साउंड वेव्स जो होंगी वो सेम काइंड की होंगी और जब वो जब उनकी प्रोडक्शन हो रही होगी तो एक ऐसा पॉइंट अगर आ जाएगा कि जहां वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देंगी, एक दूसरे के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो वो उनका जो इफेक्ट है वो ग्रेटर हो जाएगा किसी पॉइंट पे और किसी पॉइंट पे कम होगा। तो इसको इंटरफेरेंस ऑफ साउंड कहा जाता है। और साउंड जब ग्रेटर या लाउडर हमें सुनाई देगी तो इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव कहा जाएगा और जब साउंड हमें हल्की लोअर कम सुनाई देगी तो वो इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाया जाएगा। और यहाँ ये डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है कि दो मुख्तलिफ साउंड वेव्स ट्रेवल की और जब वो एक दूसरे से मिली तो एक कंस्ट्रक्टिव एक ऊंचा हमें आवाज लाउडर सुनाई देगी। ठीक है। Now second topic is beats from book page number 254. The phenomena of sound that is produced when two instruments or bodies having slightly different frequencies are sounded together is known as beats. When we have two waves, हमें मालूम है कि जब भी दो waves जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी होगी और सेम एम्पलीट्यूड होगा तो जब वो सेम रीजन से पास होंगी इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस। हमें मालूम है इंटरफेरेंस होगा और हालांकि ये दोनों वेव्स में स्लाइटली सा डिफरेंस है फिर भी यहाँ पे इंटरफेरेंस जरूर होगा। इंटरफेरेंस होने के नतीजे में यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा सामने, जिसकी वजह से इस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस इन टाइम कहते हैं। नाउ one beat, one complete rise and fall in the intensity of sound is called one beat. Now the beat frequency, number of beats per second is called one beat frequency. Number of beats per second is called beat frequency and beat frequency is equal to the difference in the frequency of two sounds. FB is equals to F1 minus F2. Maximum beat frequency that a human ear can detect is 7 beats per second. हमारा कान 7 beats per second पे आ रही होंगी तो उनको डिटेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। और इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज की चल रही है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 42 हर्ट्ज की है। अब इसमें क्या होगा, ये जो नीचे वाली डायग्राम है ये क्या शो कर रही है, जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव्स हैं उनकी वो यहाँ पर 2 बीट्स शो कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमें पता है साउंड वेव्स जितनी भी हैं वो सब साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब ये जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसीज जो है ये अबव ऑडिबल रेंज होगी। इट मीन्स दैट इट विल बी अबव 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जितनी भी वेव्स होंगी वो सब की सब ऑडिबल नहीं होंगी और उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं? बाय सेटिंग अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल to oscillate electrically. अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? These are the sound waves of short wavelength. इनकी वेवलेंथ कम होगी। अब आपको वेवलेंथ भी मालूम है, क्या होता है वेवलेंथ? consecutive distance between two crest or two trough. These waves can penetrate deeply. अब इनका हॉस्पिटल्स में या डिटेक्टर के तौर पे डिफरेंट यूज है। मेडिसिन में हम इसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट इसके साइंटिफिक पर यहाँ पे यूजेस हैं। टू गेट क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जब भी हमारे
स्टमक वगैरह का, पेट में मुआयना करना होता है तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। टू गेट पिक्चर्स ऑफ द बोन्स, टू प्रोवाइड diathermy and massage, to examine the soft parts of the body. जैसे हार्ट वगैरह को स्टडी करना हो तो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं। Uses as detector, ultrasonic sounds are used in echo depth finding devices to determine the depth of ocean floor. ओशन फ्लोर की डेप्थ मालूम करने के लिए ये डिटेक्टर के तौर पे यूज होती हैं। इसके अलावा इन्हें सोनार कहा जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स इन वाटर बाय इको, पानी में जितने भी जहाज वगैरह चल रहे हैं वो ये सोनार टेक्नोलॉजी को, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज करते हैं। Use as bactericide. Ultrasonic sound waves are used to kill bacteria and other microorganisms. और भी इसके कई यूज हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स ये ऑर्नामेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स या डिशेस को क्लीन करने के काम आती है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक गाइडेंस फॉर ब्लाइंड्स। जो ब्लाइंड पर्सन हैं वो इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, तो जब मेटल्स इसके सामने से पास की जाती हैं इसके ओरिजिन से, तो जहां जहां पे सुराख होते हैं उनको ये शो करते हैं। एंड दिस टॉपिक इज ऑन बुक पेज नंबर 255. नाउ हियर इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस्ड? व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड? What are the uses of ultrasound? Question number 3. Explain the characteristics of musical sound such as loudness, pitch, quality or timbre. Explain these. Propagation of sound waves. Number 2. Echo. Now students, learn and write this work in your copy after filling up the index page. Okay, thank you. Allah Hafiz.